और गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, किसी ने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। शायद दोस्तों वह एक सार्थक सिद्ध शब्द है जो आज मेरे खुद के जीवन पर अप्लाई हुआ है। दोस्तों, मैं किसी दूसरे के जीवन का अप्लाई किया हुआ मोटिवेशन आपके समक्ष नहीं लेकर आ रहा दोस्तों, मैं खुद के जीवन से रिलेटेड बता रहा हूँ। दोस्तों, आज दिन तक अपने इतिहास में मैंने कभी अलग से जिला दर्शन पर कोई अध्ययन नहीं किया था दोस्तों, लेकिन जब 3 जिला दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने के बाद आप लोगों ने देखना अच्छा नहीं समझा, उसके बाद मैंने एक अच्छा इतनी सटीक जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है दोस्तों। चाहे 10 बंदे 5 बंदे जो भी देखें, उनको इस जिला दर्शन से चाहे जिले का इतिहास हो, चाहे जिले का भूगोल हो, चाहे जिले की पॉलिटी हो, उसके बारे में हर एक जानकारी आपको प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों। जिले के पर्यटन स्थल हो, जिले के उपनाम हो, कुछ भी। और उसके बाद में अगर आपको ये दोस्तों अच्छा नहीं लगे हमारी सीरीज, तो आप उसको यहीं बंद कर सकते हो दोस्तों। मुझे आपके देखने नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। ये सिर्फ एक पब्लिक सेवा है जिसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितने लोग इसको देखोगे उनको ही फायदा मिलेगा दोस्तों। नहीं देखने वाले इसको स्टार्टिंग में ही बंद कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों, आज का जिला दर्शन जो कि मैं कोटा संभाग आपके समक्ष स्टार्ट करा था कुछ दिन पहले, कोटा के अंदर 12 और झालावाड़ जिला मैंने पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, और टोंक जिला मैंने बहुत पहले प्रस्तुत किया था दोस्तों। अगर ये 3 जिले आपने नहीं देखे तो आप एक बार जरूर देखना, लेकिन इन तीनों जिलों से भी हटकर एक नया जिला प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कोटा दोस्तों। कम से कम 1 या 2 प्रश्न राजस्थान लेवल के किसी भी परीक्षा में कोटा जिले से संबंधित पूछे जाते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करता हूं कोटा जिला दर्शन। और कोटा जिला दर्शन के उपनामों की बात, कोटा जिले के उपनामों की बात करूं दोस्तों, तो अब तक आपने पढ़ा होगा कि ये राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, ये राजस्थान का कानपुर है दोस्तों। औद्योगिक नगरी इसलिए है दोस्तों कोटा, क्योंकि कोटा में चंबल नदी का क्षेत्र और वहां की कोटा के आसपास जो बारा और बूंदी का जो क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों जो बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है, वहां उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हुआ, क्योंकि दोस्तों यहां पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर चंबल नदी होने के कारण अच्छी सिंचाई व्यवस्था, और इसके अलावा कुछ थर्मल पावर प्लांट जो कि हमें बिजली उत्पन्न करके हमारी बिजली उत्पादित करते हैं, इसलिए कोटा को दोस्तों औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान का कानपुर इसलिए कहा जाता है कोटा को दोस्तों, क्योंकि कानपुर जो कि यूपी में पड़ता है, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, और कानपुर में ही गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है दोस्तों, क्योंकि कानपुर में चमड़ा उद्योग का विकास हुआ है। इसलिए भारत का कानपुर जो कि यूपी में है, उसी प्रकार राजस्थान में चमड़ा उद्योग का विकास सर्वाधिक कोटा जिले में हुआ है, इसलिए कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो राजस्थान में शैक्षणिक नगरी दोस्तों, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा भी कोटा को कहा जाता है। प्राचीन समय में 2 विश्वविद्यालय विख्यात थे दोस्तों। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला में स्थित थी, और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित थी दोस्तों। राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कहा जाता है कोटा को। नालंदा बिहार में स्थित थी, और नालंदा में आपको पता हो तो पाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के वक्त आया था, और एक आया था समुद्रगुप्त के वक्त जिसका नाम था पाहियान, और एक आया था, एक दो यात्री आई थी दोस्तों चाइना से। उन दोनों ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके गए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व 1203 में किसने किया था दोस्तों समाप्त? ये बख्तियार काकी ने किया था। बख्तियार खिलजी था कोई, जो कि 1203 के आसपास भारत पर राज करने के लिए आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। उसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था दोस्तों। लेकिन आधुनिक नालंदा, राजस्थान का नालंदा कोटा को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास कोटा में हुआ है। राजस्थान की अगर साक्षरता की बात करूं तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता कहां की है? कोटा जिले की है। इसके लिए इसको कोटा जिले को राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक पुरुष पढ़े हुए कोटा के हैं, जबकि सर्वाधिक महिला जयपुर की है दोस्तों। जबकि सर्वाधिक जो साक्षरता है लगभग 78% के आसपास, 77.50 के आसपास है, वो कोटा की है दोस्तों। और राजस्थान की अगर पुरुष और स्त्री की अलग अलग बात करूं तो पुरुष की साक्षरता कोटा की है, जबकि महिला साक्षरता में अव्वल जिला जयपुर है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं, शिक्षा का तीर्थ स्थल कहा जाता है कोटा को। जिस प्रकार राजस्थान में तीर्थों का
भारत का तीर्थ स्थल हरिद्वार है और राजस्थान का सबसे अच्छा तीर्थ स्थल पुष्कर है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, उद्यानों का नगर कहा जाता है। राजस्थान में अगर उद्यानों की बात करें तो सर्वाधिक उद्यान कोटा मिलेंगे आपको। सर्प उद्यान की बात करो, मुकुंदरा उद्यान की, बहुत सारे उद्यान मिलेंगे, इसलिए कोटा को राजस्थान की उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का सोया जिला, राजस्थान का सोया हुआ जिला भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो लेटी हुई आकृति है, इसलिए कोटा जिले को राजस्थान का सोया हुआ जिला भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसको इंद्रप्रस्थ नगर भी कहा जाता है। प्राचीन समय में आपको भी तो होगा कि इंद्रप्रस्थ किसने बनाई थी राजधानी? दिल्ली के आसपास एक छोटा सा एरिया था, उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाई थी दोस्तों। 1193 के आसपास जब मोहम्मद गौरी भारत पर अधिकार करता है, भारत पर अपना पहला वर्चस्व स्थापित करता है, जो राजस्थान का अजमेर का चौहान शासक था जिसका नाम था त्रयन का प्रथम, और प्रथम युद्ध में तो गौरी हार गया था 1191 में, और त्रयन की दूसरे युद्ध में जब उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था, उसके बाद में उसने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाई थी दोस्तों 1194 में। याद रखना इंद्रप्रस्थ किस सल्तनतकालीन शासक ने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाई थी? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास एक क्षेत्र है, उसको राजधानी बनाई थी किसने? मोहम्मद गौरी ने बनाई थी दोस्तों 1193 के आसपास। और राजस्थान का इंद्रप्रस्थ नगर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। कोटा जिले का उपनाम नंदगांव भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंदगांव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किंवदंतियां हैं कि जो नंदवंश था उसका उद्घाटन यहीं से हुआ था, कोटा से। इसके अलावा दोस्तों कोटा जिले का सामान्य परिचय लेकर आया हूं दोस्तों आपके समक्ष। आज इतना विस्तार से दोस्तों वर्णन करा है मैंने कि मैंने अपने जीवन में किसी भी वीडियो में इतने फैक्ट नहीं डाले होंगे, इतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। पढ़ाया तो अच्छा ही है दोस्तों मैंने, लेकिन इतना कंटेंट मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं डाला। आज का वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको किसी भी एग्जाम में चले जाना, पीटीईटी हो 2021 का, इसके अलावा एसआई का हो, इसके अलावा पटवार का हो, रीट का हो, किस हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। यहाँ पर इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब कुछ आ गया। कोटा जिले का दोस्तों सामान्य परिचय की बात करूं तो कोटा जिले की पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिला स्थित है। ये दोस्तों मैं नक्शा लाना भूल गया आपको ये नक्शा, लेकिन आपको इस वीडियो के ऊपर जो इसका फ्रंट होगा वहां पर कोटा जिले का नक्शा लगा दिया जाएगा। कोटा जिले की पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिला है एवं बूंदी जिला दक्षिण में स्थित है दोस्तों। कोटा जिले के पश्चिम में तो चित्तौड़गढ़ जिला है और बूंदी जिला है, और दक्षिण में झालावाड़ जिला, पूर्व में बारां जिला, उत्तर में सवाईमाधोपुर जिला एवं टोंक जिला स्थित दोस्तों। कोटा के उत्तर में सवाईमाधोपुर और टोंक है दोस्तों। इसके अलावा झालावाड़ जिला पूर्व में है और बूंदी और जो चित्तौड़गढ़ है ये कोटा के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद की बात करूँ, विंध्य पहाड़ियों को मुकुंदरा श्रेणी कोटा जिले में स्थित है। विंध्यन जो कगार है, विंध्यन जो भारत का पहाड़ियां हैं उसका विस्तार कोटा तक फैला हुआ दोस्तों। विंध्य पठार आपको हजारों बार पूछा गया है। अरावली और हिमालय के बीच अब स्थित पर्वतमाला का नाम बताओ तो विंध्यन पठार है दोस्तों। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की पर्वतमाला का नाम बताओ तो वो विंध्यन पर्वत है दोस्तों। विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं वो मुकुंदरा की पहाड़ियां भी कहलाती है। कोटा में वो विंध्यन की पहाड़ियां मानी जाती है दोस्तों, और विंध्यन का प्रसार कोटा तक है। उसके बाद की बात करूं तो कोटा जिले में बारहमासी बहने वाली चंबल नदी है। कोटा जिले में राजस्थान की एकमात्र 12 महीने बहने वाली चंबल नदी है, और चंबल नदी के तट पर ही कोटा जिला स्थित है। कोटा जिला कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। कोटा जिला कोटा संभाग में आता है और कोटा संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ दोस्तों। कोटा संभाग के जिलों का जिला दर्शन कराने जा रहा हूं आपको मैं, जिसमें से आपको मैंने कोटा, बारां पहले करवा दिया, झालावाड़ करवा दिया दोस्तों। कोटा आज चल रहा है। बूंदी जिला में जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। उसके बाद में कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है दोस्तों। सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में बहती है। इसके अलावा कोटा जिले का राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान में विलय हुआ दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहले वीडियो बनाया हुआ पड़ा है कि राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत कब मिली। तो सेकंड जो राजस्थान का चरण था, प्रथम में तो आपको विदित तो होगा कि मत्स्य संघ बना था, ABCD, अगोलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर। जबकि दूसरा जो राजस्थान का एकीकरण का चरण था जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था, उसके दौरान कोटा जिले के भूपाल सिंह को हमारे राजस्थान संघ नाम से कोई राज्य बना करके उसको यहाँ पर मिलाया गया था। भूपाल सिंह जो कोटा का राजा था उसे सेकंड चरण का क्या बनाया गया था दोस्तों? महाराजा प्रमुख बनाया गया था। और इसको कब राजस्थान में मिलाया गया था?
दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, तथा इसकी राजधानी कोटा रखी गई थी दोस्तों। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो नेक्स्ट पेज में है कोटा जिले की अक्षांशीय स्थिति की बात करूं, देशांतर स्थिति की बात करूं तो कोटा जिले की अक्षांशीय स्थिति है 73 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो मैंने पहले वीडियो बना दिया है दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, इस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। और उसमें दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। और राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित जिला धौलपुर है। उसके बाद में कोटा ही आता है। कोटा का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश है कोटा जिले का अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद में बात करूं तो कोटा जिले की देशांतर स्थिति, तो देशांतर स्थिति की बात करूं तो 75 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। 75 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है कोटा जिले का देशांतर स्थिति। उसके बाद में आगे पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों कोटा जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार। कोटा जिले में प्रमुख मेला शिवरात्रि का मेला बढ़ता है। ये मेला चार चौमा कोटा में बढ़ता है। चार चौमा कोई जगह है, चार चौमा कोई गांव है, वहां पर बढ़ता है। और फाल्गुन शुद्धि 13 को बढ़ता है। फाल्गुन शुद्धि 13 को बढ़ता है शिवरात्रि का मेला। ये पता होगा आपको, जो राजस्थान में महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन महीने में, तब बढ़ता है शिवरात्रि का मेला कोटा में। दशहरा मेला, ये मेला कोटा में आश्विन शुक्ला दशमी को बढ़ता है। आसोज में आपको पता होगा कि भारत में नवरात्राएं मनाई जाती है और दुर्गा पूजा की जाती है। उन्हीं के दौरान तेजादशमी का जो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारा था दशहरा के दिन, इसलिए दशहरा के दिन उसके पुतले जलाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा कोटा में ही रावण मेला बढ़ता है, दशहरा मेला बढ़ता है। तेजी मेला, ये मेला बुड्ढा दीत कोटा में बढ़ता है। बुड्ढा दीत कोटा में बढ़ता है, तेजादशमी को लगता है। तेजाजी का मेला तेजादशमी को ही लगेगा, जो कि भाद्रपद शुक्ला दशमी होती है। उसके बाद में महाशिवरात्रि मेला, ये मेला गेपरनाथ कोटा में बढ़ता है। गेपरनाथ कोटा में बढ़ता है महाशिवरात्रि मेला दोस्तों। महाशिवरात्रि का मेला गेपरनाथ कोटा में बढ़ता है। जबकि एक और मेला था शिवरात्रि मेला, ये बढ़ता है चार चौमा कोटा में। जबकि महाशिवरात्रि मेला गेपरनाथ कोटा में बढ़ता है दोस्तों। फागुन त्रयोदशी को ही बढ़ेगा, वो भी फागुन में ही बढ़ता है। वो बढ़ता है दोस्तों आपका फागुन की सूदी 13 को, ये भी 13 को ही बढ़ेगा वो, क्योंकि महाशिवरात्रि तो एक ही दिन होती है। इसके बाद में नरसिंह देव ने मेला, ये चेपट कोटा में विशाख शुद्धि तृतीया को बढ़ता है। ये चेचट कोटा में बढ़ता है, चेचट कोटा में बढ़ता है नरसिंह देव मेला। नरसिंह अवतार आपको पता होगा, भगवान कृष्ण का ही अवतार है एक नरसिंह अवतार, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इसका जो मेला बढ़ता है नरसिंह का, वो चेचट कोटा में विशाख शुद्धि तृतीया को बढ़ता है। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो कोटा जिले के प्रमुख मंदिर और शीर्ष मंदिर यहाँ पर दे रखा है। विभीषण मंदिर केतुन कोटा में है दोस्तों। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है केतुन कोटा में विभीषण मंदिर। इसके अलावा कसवा का शिव मंदिर, ऐसा माना जाता है कि कण्व ऋषि का आश्रम यहीं हुआ करता था। कसवा कोटा में कण्व ऋषि का आश्रम हुआ करता था। ये मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ पर सशस्त्र शिवलिंग है। ये मंदिर गुप्तकालीन निर्मित है दोस्तों। गुप्त काल का निर्मित बना हुआ कसवा का शिव मंदिर है दोस्तों। कण्वा का एक शिलालेख भी मिला है दोस्तों, ये भी गुप्तकालीन है। कसवा का शिव मंदिर, ऐसा माना जाता है कण्व ऋषि यहाँ निवास करते थे। गेपरनाथ शिवालय कोटा में कोटा राउत बाटा मार्ग पर स्थित ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। गेपरनाथ शिवालय एक कोटा और राउत बाटा के बीच में जो रास्ता जा रहा है, उस मार्ग पर स्थित ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। गेपरनाथ शिवालय। उसके बाद में एक मथुराधीश मंदिर है दोस्तों। मथुराधीश मंदिर पाटन पोल के निकट कोटा में स्थित मथुराधीश का ये मंदिर वल्लभाचार्य संप्रदाय की प्रथम महाप्रभु की पीठिका है दोस्तों। एक मथुराधीश मंदिर है कोटा में, जो कि पाटन पोल के निकट स्थित है। पाटन पोल कोई गांव है कोटा में। और मथुराधीश का ये मंदिर वल्लभाचार्य, आपको पता होगा वल्लभाचार्य भारतीय दार्शनिक थे, एक भारत की परंपरावादी एक समाज सुधारक थे। इनके द्वारा प्रथम महाप्रभु की पीठिका है। और इसी मंदिर का निर्माण राजा शिवगण ने करवाया था। उसके बाद की बात करूं तो मुकुंदरा का शिव मंदिर, ये राजस्थान का गुप्तकालीन शिव मंदिर है। मुकुंदरा का शिव मंदिर राजस्थान का गुप्तकालीन शिव मंदिर। उसके बाद में मुकुंदरा का शिव मंदिर राजस्थान का गुप्तकालीन शिव मंदिर। और भीम चोरी मंदिर, एक यहाँ पर भीम चोरी मंदिर भी है। ये दर्रा मुकुंदरा के बीच स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर है। दर्रा और मुकुंदरा के बीच में जो एक
गुप्तकालीन शिव मंदिर है उसे कहा जाता है भीमचोरी शिव मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण भीम का मंडप भी माना जाता है इसको। इसके अलावा चारचोमा का शिवालय, ये शिवालय कोटा के चारचोमा गांव में स्थित है, गुप्तकालीन शिव मंदिर है चारचोमा शिवालय भी। इसके अलावा बुड्ढा दीत का या सूर्य मंदिर, बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है दोस्तों। ये पंचायतन शैली के जो मंदिर आएंगे दोस्तों इनको जरूर रट लेना, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है कि पंचायतन शैली का जो बुद्धा दीत का सूर्य जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो बुद्धा दीत का सूर्य जो मंदिर है पंचायतन शैली में निर्मित है, ये एक दिगोद कोटा में स्थित दोस्तों, दिगोद कोटा में स्थित है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं, दिगोद कोटा में एक युद्ध भी हुआ था, आपको पता हो तो दोस्तों, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में वर्ष 1517 के आसपास 1517 के आसपास हुआ था दोस्तों, सॉरी दिगोद। इसके अलावा कोटा जिले में स्थित इस मंदिर को 3 कालों का 72 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थित दोस्तों। बुद्धाधीत का सूर्य मंदिर पंचायतन शैली में, और ये कहाँ स्थित, दिगोद कोटा में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा बिगोद भीलवाड़ा में है, जो कि एक क्या है, त्रिसंगम है दोस्तों। इसके अलावा त्रिकाल चौबीसी मंदिर, चित्रिकाल चौबीसी मंदिर ये कोटा जिले में स्थित है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर कोटा जिले में स्थित इस मंदिर में 3 कालों के 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर कोटा जिले में स्थित है, और इस मंदिर में 3 कालों के 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर कोटा जिले में स्थित है दोस्तों, और यहाँ पर 3 कालों के 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है, त्रिकाल चौबीसी मंदिर। इसके बाद में खुदम्बरा शिव मंदिर, यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जो उड़ीसा के मंदिरों के सीकरों से साम्य रखता है। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों, तो कोटा जिले के दर्शनीय स्थल, तो कोटा जिले में दर्शनीय स्थल क्या क्या है इनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कोटा का हवा महल, कोटा के हवा महल का निर्माण महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। कोटा के हवा महल का निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यातायात पार्क, ये राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है जिसका निर्माण जुलाई 1992 में हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क के रूप में किया गया था। एक यातायात पार्क कोटा में, ये राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है जिसका निर्माण जुलाई 1992 में हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क के रूप में किया गया था। इसके बाद में आएगा छत्र विलास उद्यान, इस उद्यान का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। छत्र विलास उद्यान, इस उद्यान का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। उसके बाद जग मंदिर महल, कोटा जिले में किशोर सागर तालाब के मध्य स्थित उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर बने जग मंदिर महल का निर्माण 1739 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री तथा कोटा राज्य के तत्कालीन शासक महाराव दुर्जनसाल सिंह हाड़ा की रानी ब्रज कुमार ने करवाया था। ब्रज कुमार ने जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था, किशोर सागर तालाब के मध्य स्थित है दोस्तों। ये चंबल उद्यान राउतवाटा मार्ग पर चंबल नदी के किनारे 1972-76 में राउतवाटा मार्ग, कोटा राउतवाटा मार्ग पर चंबल नदी के तट पर 1972 से 76 की अवधि में चंबल उद्यान का निर्माण करवाया गया, और इस उद्यान को चट्टूनी भूमि पर विकसित किया गया है। राउतवाटा मार्ग पर चंबल नदी के किनारे 1972 से 76 की अवधि में चंबल उद्यान का निर्माण करवाया गया। इस उद्यान को चट्टानी भूमि पर विकसित किया गया है दोस्तों, चंबल उद्यान को। इसके बाद में मोखरी युप बड़वा, मोखरी या युप बड़वा लेक मिला है कोटा जिले में दोस्तों। बड़वा लेक मिला है आपको एक कोटा जिले में। थाम तोरण स्थान पर महासेनापति राजा बल के राजकुमारों द्वारा 238 में स्थापित 4 स्तूप मोखरी युप कहलाते हैं दोस्तों। ये आपका एक ऐतिहासिक तथ्य भी है दोस्तों कि बड़वा यूप लेक कहाँ पर मिलता है, तो बड़वा यूप लेक जो कि गुप्त काल का है 238 ईस्वी के आसपास, उस गुप्त काल का एक लेक मिला है जो कोटा जिले के बड़वा गांव में स्थित है। थाम तोरण स्थान पर महासेनापति राजा बल के राजकुमारों द्वारा 238 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में बासुथुनी का शिवालय, ये शिवालय कोटा जिले में कोटा शाहबाद सड़क मार्ग पर गोरा जी की सारण नाले पर बना हुआ है दोस्तों। ये एक बासथुनी का शिवालय भी है, यहाँ पे बांसतूनी का शिवालय। ये शिवालय कोटा और जो शाहबाद 12 में है उसका एक जो सड़क मार्ग है वहाँ पर गोरा जी की सारण नाले पर बना हुआ है। इसके बाद में छारबाग, इसी स्थान पर कोटा नरेशों की कलात्मक छत्रियाँ है। इसी स्थान पर कोटा जो नरेश है उनकी कलात्मक छत्रियाँ छारबाग में, ठीक है। अहिंसा वाटिका भी है कोटा में, इसका निर्माण 1993 में करवाया गया था। ये वाटिका सर्वधर्म संभाव का संदेश देती है। इसमें एकता सूर्य स्तंभ स्थापित है, एकता सूर्य स्तंभ। अहिंसा वाटिका राजस्थान में एकमात्र कोटा में स्थापित की गई 1993 में, और ये सर्वधर्म समभाव का संदेश देती है। इसमें एकता और सूर्य स्तंभ स्थापित है।
अबेड़ा महल, ये महल कोटा जिले में कोटा डाबी मार्ग पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये महल जो अबेड़ा महल है ये कोटा जिले में कोटा और जो डाबी डाबी कांड हुआ था दोस्तों, जो कि बूंदी जिले में स्थित है डाबी, इन चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये राज्य सरकार के द्वारा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है अबेड़ा महल। ये महल कोटा जिले और डाबी के बीच में स्थित है। समाधि उद्यान, इसका निर्माण राव किशोर सिंह पष्ट के समय करवाया गया। राव किशोर सिंह जो राजा हुआ था जिसने किशोर सागर तालाब बनवाया था, उसके समय करवाया गया था समाधि उद्यान। और कोटा में शैव महंतों द्वारा चंबल नदी के किनारे 2 कलात्मक समाधियां बनाई गई, जिन समाधियों का उद्यान कहा जाता है। और इस परिसर में नगर निगम द्वारा आकर्षक उद्यान लगाया गया है। अकेलगढ़, यहाँ पर चंबल नदी के तट पर दुर्गों के खंडहर स्थित है। अकेलगढ़ एक गांव है, कोटा का एक सुर्खियों में रहा गांव है अकेलगढ़ गांव। और यहाँ पर चंबल नदी के तट पर दुर्गों के खंडहर स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य कोटा एवं झालावाड़ जिले में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य ये कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में इस अभयारण्य का नाम दर्रा अभयारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था दोस्तों। दर्रा अभयारण्य से इसका नाम बदलकर दर्रा अभयारण्य, यह अभयारण्य कोटा के झालावाड़ जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में इस अभयारण्य का नाम दर्रा अभयारण्य से बदल करके राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य कोटा एवं झालावाड़ जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में इस अभयारण्य का नाम दर्रा अभयारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके बाद में कर दिया गया तथा 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स पार्क रख दिया दोस्तों। ये सरकारों का काम यही होता है। पहले दर्रा अभयारण्य था, फिर राजीव गांधी अभयारण्य कर दिया गया 2003 में अशोक गहलोत गवर्नमेंट द्वारा, और 2006 वसुंधरा गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स पार्क रख दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इस प्रकार की केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस अभयारण्य को राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मिणी का महल कोटा जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या अबली मिणी का महल इसी अभयारण्य में कोटा में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन हुणों का शिव मंदिर स्थित है। इस अभयारण्य में गागरोनी, हीरामन तोते, यहाँ पर दोस्तों गागरोनी, हीरामन तोते, हिंदुओं का आकाश लोसन, मनुष्य की आवाज में बोलने वाला एक तो गागरोनी तोता मिलता है, हीरामन तोता मिलता है। हिंदुओं का एक तोता होता है जो हिंदुओं के आकाश के लोसन मनुष्य की आवाज में बोलने वाला है। इसके अलावा सारस तथा सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ पर। इस अभयारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को 9 जनवरी 2012 को वसुंधरा गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को। तथा राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य 9 अप्रैल 2013 घोषित किया गया। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया दोस्तों। राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यान उससे पहले, एक तो था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और एक था घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है दोस्तों। इसके बाद तीसरा 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान किसको, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को, और टाइगर प्रोजेक्ट भी इसको घोषित कर दिया गया है। 2 टाइगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व और एक श्रीशिखर टाइगर रिजर्व, और तीसरा बना था 9 अप्रैल 2013 को, वो था कोटा टाइगर रिजर्व। इस अभयारण्य के अंतर्गत 3 अभयारण्य आते हैं, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, इसके अलावा जसवंत सागर वन्यजीव अभयारण्य और चंबल वन्यजीव अभयारण्य। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, जसवंत सागर वन्यजीव अभयारण्य और चंबल वन्यजीव अभयारण्य। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य एक जलीय अभयारण्य है। यह अभयारण्य उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है दोस्तों। जो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य है ये अभयारण्य एक जलीय अभयारण्य है और ये अभयारण्य उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। इस अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं दोस्तों। जवाहर सागर वन्यजीव जो अभयारण्य है, जवाहर सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये भारत का सबसे सर्वप्रथम सर्प उद्यान बनाया गया है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों IAS प्री 2018 का प्रश्न है, आप एजीटी प्रश्न उठाकर देख सकते हो दोस्तों। वहां पर ये पूछा गया था कि घड़ियाल नामक जीव निम्न में से किस अभयारण्य में पाया जाता है, तो वहां पर अपना जो राष्ट्रीय उद्यान चंबल राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ था दोस्तों, और वहां पर ये प्रश्न आया था, आप खोलकर देख लेना। यह अभयारण्य राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिले में फैला हुआ है। इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में घड़ियालों का संसार किसे कहा जाता है, तो वह कोटा का राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र जलीय अभयारण्य है
जो कि अंतर्राज्य अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस अभ्यारण्य में उदबिलाव, शिशुमार एवं मांगे सूप जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। शिशुमार एंड गांगे सूप जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी और ये राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है। देववन, ये कोटा में स्थित राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है देववन। दोस्तों देववन कोटा जिले में स्थित राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन देववन है। आलनिया, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध गांव है दोस्तों। आलनिया सेव चित्रों के लिए प्रसिद्ध गांव है आलनिया गांव। दोस्तों आपको पूछा जा सकता है आलनिया गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी और राजस्थान का प्रथम नवीन जंतुआलय देववन, ये कोटा स्थित राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। आलनिया, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब महल का निर्माण राव जेत सिंह हाड़ा ने करवाया था। गुलाब महल है कोटा में एक, उसका निर्माण राव जेत सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसके बाद में मुफ्ती की मजार भी है यहाँ पर। देश की एकमात्र मुफ्ती की मजार विज्ञान नगर कोटा में है दोस्तों। एकमात्र मुफ्ती की मजार देश में, एकमात्र मुफ्ती की मजार विज्ञान नगर कोटा में है दोस्तों। कोटा दुर्ग की नींव जेत सिंह ने चंबल नदी के किनारे रखी थी। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा का गढ़ है। इस दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेल वालों ने कहा था कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी सानी नहीं रखते दोस्तों। उसके बाद में कोटा जिले की राजधानी में क्या क्या उद्योग डेवलप हुए हैं, उद्योगी नगरी क्यों कहते हैं इसको अब देख लो दोस्तों। उसका भी अर्थ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में कोटा जिले में की गई थी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, भारत में कुछ ही सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उनमें कोटा भी एक शुमार किया जाता है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर है, वह सुपर थर्मल पावर प्लांट है। दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर और सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह संयंत्र कोयले पर आधारित है दोस्तों। इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। कोटा थर्मल पावर संयंत्र का प्रारंभ 1983 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम कोयला प्रज्वलित पावर प्लांट के रूप में किया गया। इस थर्मल पावर संयंत्र का प्रारंभ 1983 में 1983 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम कोयला प्रज्वलित पावर प्लांट के रूप में की गई थी। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यहाँ पर एक और फैक्ट्री है दोस्तों जिसे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964-65 में इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु की गई थी। इसका प्रथम कार्यालय जयपुर जिले में है दोस्तों। वैगन फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में बड़ी लाइन के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वैगन फैक्ट्री कोटा में है और यहाँ पर बड़ी लाइन के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कोटा टेक्सटाइल्स, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और ये स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी कोटा टेक्सटाइल्स 1956। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल आपको विदित होगा कहाँ पर खुली थी दोस्तों। ये खुली थी आपकी ब्यावर में खुली थी और किसने खोली थी, वो कृष्णा मिल्स थी, जो 1889 के आसपास खोली गई थी सर दामोदर दास राठी के द्वारा। इसके अलावा सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में है। सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में, ये इंडस्ट्रीज कोटा जिले में स्थित है। यहाँ पर सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर कोटा जिले में स्थित है सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज कोटा जिले में स्थित है। यहाँ पर सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा के श्रीराम नगर में स्थापित यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना है। श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा के श्री रामनगर में स्थापित ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना है। श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। श्रीराम सीमेंट का कारखाना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षमता वाला कारखाना है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में कोटा जिले के रामनगर में की गई। श्रीराम सीमेंट का कारखाना। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा जिले के गडेपन गांव में गैस पर आधारित ये निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा जिले के गडेपान गांव में गैस पर आधारित यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। मंगलम सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में कोटा जिले के मोडक गांव में बिरला ग्रुप द्वारा की गई थी। बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी। मोडक गांव कोटा के अंदर 1982 में मंगलम सीमेंट का कारखाना। इसके बाद में कोटा जिले के महत्वपूर्ण तथ्य भी है दोस्तों कुछ, जैसे कि वर्धमान खुला महाविद्यालय, यह राजस्थान का पहला खुला महाविद्यालय। इसकी स्थापना
7 नवंबर 1987 में की गई थी। राजस्थान का पहला खुला मुक्त विद्यालय, आज भी एकमात्र खुला मुक्त विद्यालय कोटा का वर्धमान महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1987 को की गई थी। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय, ये तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अकेलगढ़ कोटा में 16 फरवरी 2006 में की गई थी। राजस्थान की प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय का निर्माण अकेलगढ़ कोटा में 16 फरवरी 2006 को की गई थी। इसके अलावा कोटा शैली, चित्रकला कोटा शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। कोटा की जो कोटा और बूंदी में जो चित्र बनाए जाते हैं वो अधिकांश शिकार के बनाए गए, इसलिए कुछ को शिकार शैली कहा जाता है, क्योंकि इस शैली में युद्ध व रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य दिखाए गए हैं। इस शैली का स्वर्ग काल महाराव राम सिंह के शासनकाल में माना जाता है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। और नूर मोहम्मद कोटा राज्य का प्रमुख चित्रकार था दोस्तों। नूर मोहम्मद कोटा राज्य का प्रथम चित्रकार था। जवाहर सागर बांध, ये एक कागदी पिकअप बांध है दोस्तों। राजस्थान में 2 ही कागदी पिकअप बांध है, जो एक बाद में पढ़ेंगे, एक आज पढ़ रहे हैं। कोटा का जो जवाहर सागर बांध है ये कागदी पिकअप बांध है, जो कोटा जिले में स्थित है। ये बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज बांध, इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कोटा जिले में अन्य बांध है सावन भादो बांध, आलनिया बांध, कोटा बैराज बांध आदि। बड़गांव की बावड़ी, यहाँ पर एक बड़गांव की बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण कोटा के शासक छत्रसाल की पटरानी जगदौना द्वारा किया गया था। इस बावड़ी का निर्माण कोटा के शासक छत्रसाल की पटरानी जगदौना द्वारा किया गया था। कोटा की डोरियाँ, साड़ियाँ प्रसिद्ध है। राजस्थान की कोटा की डोरियाँ, साड़ी को इसके पंख जैसे हल्के वजन के लिए जाना जाता है। बदाणा माता, ये माता हड़ा चौहानों की कुल देवी है। बदाणा माता हड़ा चौहानों की कुल देवी है। ये मूठ की चपेट में आए लोगों की इलाज करती है बदाणा माता। कोटा जिले के रियासतकालीन सिक्के, यहाँ पर जालिम शाही सिक्के, लक्ष्मण शाही सिक्के और गुमान शाही सिक्के चलते थे। जालिम शाही, लक्ष्मण शाही और गुमान शाही दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बदाणा माता और कोटा के सिक्कों में से एक पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जालिम शाही के सिक्के, लक्ष्मण शाही के सिक्के और गुमान शाही के सिक्के यहाँ पर चलते थे। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ लिखा हुआ मैटर भी लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको जो मैंने प्रिंटेड मैटर प्रस्तुत किया अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा लिखा हुआ मैटर जो अपने खुद के पास अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छी किताबों से ग्रहण किए हैं उनको फैक्ट को सुनाना चाहता हूं उनमें, और मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत किए गए मैटर में आप सिर्फ मिलान कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जो ऊपर पढ़ा है उसी से मिलता जुलता ये है दोस्तों। कोटा के उपनाम औद्योगिक की नगरी है दोस्तों। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी है कोटा, औद्योगिक नगरी है। राजस्थान का कानपुर है कोटा, राजस्थान का नागपुर है कोटा। राजस्थान का नागपुर तो आपका झालावाड़ है दोस्तों। इसके बाद में नामकरण कोटिया भील के नाम पर ये इसका नाम कोटा कहलाया दोस्तों। कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा कहलाया। इसकी स्थापना 1631 ईस्वी में, कोटा राज्य की स्थापना 1631 ईस्वी में शाहजहां के वक्त माधो सिंह पष्ट ने की थी। कोटिया मेणा को हरा करके माधो सिंह पष्ट ने लगभग 1631 के आसपास शाहजहां के वक्त से कोटा राज्य की स्थापना हुई थी, और कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा था दोस्तों। और जेतर सिंह ने कोटिया भील को मारा था। जेतर सिंह ने कोटिया भील को मार करके, जो कि मेवाड़ का शासक था जेतर सिंह, उसने कोटिया भील को मारा था, इसलिए इसका नाम कोटा है। और इसकी कोटा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1631 ईस्वी में हुई थी शाहजहां के वक्त माधो सिंह पष्ट के द्वारा। कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कोटा की डोरियां व मसूरियां की साड़ियां प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा कोटा नगर में सागोद का नाहन और भारत भर में प्रसिद्ध है। कोटा में एक सागोद का नाहन होता है दोस्तों। नाहन का मतलब स्नान होता है। कोटा के सागोद का जो नाहन है वो भारत भर में प्रसिद्ध है। सावन भादो का सिंचाई लिफ्ट नहर कोटा में दोस्तों, आपको विदित होगा सावन भादो सिंचाई लिफ्ट नहर कोटा में है। कुछ सावन भादो के नाम से और भी चीज़ें जो भी बताऊंगा दोस्तों, जबकि सावन भादो लिफ्ट नहर कोटा में है। इसके अलावा एक यहाँ पर बांध है ताचती बांध, जो कि हरिश्चंद्र सागर परियोजना। यहाँ पर 3 परियोजनाएं कोटा राज्य में हैं। एक तो है ताकती बांध परियोजना और एक है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। इसके अलावा कोटा जंतुआलय, जो राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है, 1954 में बना था। सबसे पुराना जयपुर जंतुआलय है। शिक्षा का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गढ़ियालों का प्राकृतिक आवास कोटा को कहा जाता है। चंबल नदी को कहा जाता है। सावन भादो का महल अचलगढ़ सिरोही में है, जबकि सावन भादो की कढ़ाइयाँ बीकानेर में दोस्तों। ये 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। सावन भादो की कढ़ाइयाँ बीकानेर में, सावन भादो महल यह है अचलगढ़ सिरोही में। इसके अलावा प्रमुख मेलों में दशहरा मेला
कोटा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा आश्विन शुक्ल दशमी को बरता है। इसके अलावा दशहरा मेला का प्रारंभ महाराणा माधो सिंह पष्ट के समय हुआ था। इसके अलावा वीर तेजाजी का मेला जो कि बूढ़ा तीत कोटा में बरता है, भाद्र शुक्ला दशमी को बरता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का मेला जो कि गेपरनाथ शिवालय कोटा में बरता है। शिवरात्रि का मेला चारचोमा शिवालय में बरता है। इसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर कुछ, मथुराधीश मंदिर कोटा में है। इसके अलावा शिवगांव मंदिर, इस मंदिर में मूर्तियों का वर्धमान राजा दुर्जन साल ने करवाई थी। इसके अलावा संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये पहले हमने पढ़ लिया। कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में स्थित है, कंसुआ गांव कोटा में। इसके अलावा ऋषि कण्व की तपोभूमि माना जाता है इसको। इसके अलावा यहाँ पर विभीषण मंदिर भी है केतुन कोटा में, और विभीषण का एकमात्र मंदिर है भारत में जो कि 8वीं सदी का गुप्तकालीन मंदिर है, उत्तर गुप्त के आसपास स्थापित किया गया था। इसके ये पंचायतन शैली में है। और बड़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में है, बड़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर। इसके अलावा बड़ा तीर्थ गांव दिगोद तहसील कोटा में है। और त्रिकाल चौबीसी मंदिर कोटा में हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम जैन मंदिर है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर कोटा हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम जैन मंदिर है, त्रिकाली चौबीसी मंदिर। और यहाँ पर 3 काल के 72 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं दोस्तों। त्रिकाल चौबीसी का मंदिर एक 72 यहाँ पर पहले पढ़ लिया हमने। गेपरनाथ शिवालय कोटा में है, पहले पढ़ लिया। गेपरनाथ का प्रथम ईसो मंदिर के। इसके अलावा डोड देवी का मंदिर भी है, डाड देवी का मंदिर भी है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। और केतुन के राजपूतों के द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया था इसका निर्माण। इसके बाद की बात करूं तो शिव मठ प्रसिद्ध चैत्रशाल कोटा का है, तथा नाथ संप्रदाय के तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर। नागा साधुओं की तपोभूमि भी है यहाँ पर। मगरमच्छ वर्ग के साधुओं का मंदिर भी है यहाँ पर। इसके अलावा गोदावरी धाम कोटा में है। इसके अलावा गोदावरी धाम भी है कोटा में। हनुमान जी का मंदिर भी है कोटा में। इसके अलावा अमेड़ा महल कोटा का चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो हमने पहले पढ़ लिया। कोटा छत्र विलास उद्यान भी है कोटा में। कोटा का हाड़ा शासकों की शाही शमशान स्थल भी है यहाँ पे। चंबल उद्यान कोटा सन 1972-76 के बीच बनाया गया था। अबलीमेणी का महल भी है मुकुंदरा कोटा में। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है मुकुंदरा। आड़ी की अबलीमेणी के लिए इनका निर्माण। दोस्तों ये आपके लिए एक रिवीजन है जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि कहीं पर फैक्ट ऐसा नहीं रह जाए जो आपके एग्जाम से छूट जाए और आपको वही फैक्ट दे दिया जाए। इसलिए मैं ये सिर्फ आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ मैटर था। यातायात पार्क 1992 हाड़ौती। इसके अलावा खूब पढ़ लिया दोस्तों हमने ये। इसके अलावा रघुनाथ चतुर्वेदी कोटा के महाराव उमेद सिंह सेकंड के दीवान थे। एक रघुनाथ चतुर्वेदी जो कि विश्वविख्यात है, ये कि कोटा के महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के दीवान थे। इसके अलावा इन्हीं के प्रयासों से कोटा राज्य में 1912-13 में सहकारिता की स्थापना की शुभारंभ किया गया। रघुनाथ चतुर्वेदी कोटा के महाराजा उमेद सिंह सेकंड के दीवान थे और इनके प्रयासों से ही राज्य में 1912-13 में सहकारिता की शुरुआत की गई। केसरी सिंह भारत का मुकदमा लड़ा और सजा से मुक्ति दिलाई। इसने दिलाई थी किसने? रघुवंश सिंह चतुर्वेदी ने ही। रघुनाथ जी का मुकदमा सागरमल गोपा ने लिखा था। रघुनाथ जी का मुकदमा नामक पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी दोस्तों। इसके अलावा नेहरू की मीनार भी कोटा में है। नेहरू खां की मीनार कोटा में है, नेहरू जी की नहीं, नेहरू खां की मीनार। तिपटिया और अलनिया गांवों में शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा केसर खां तथा डोकर खां की यहाँ पर मीनारें हैं। और इसके अलावा रंगवाड़ी महावीर स्वामी का प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे। राजस्थान का सर्वप्रथम लोक अदालत भी राज्य में कोटा में खोली गई थी। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है जो रेडियो चैनलों की शिक्षा देने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय बना था। उसके बाद की बात करूँ तो कणसवा गांव का शिलालेख 738 ईस्वी का है। कणसवा कोटा का है। कणसवा गांव का शिलालेख 738 शिलालेख है। कणसवा गांव कोटा में है। और मौर्यों के शासक का राज्य घायल हो जाते, ठीक है। इसके बाद में एग्रो फूड पार्क रामपुरा कोटा में है। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा में खोला गया था। रामपुर कोटा में राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क खोला गया था। जोधपुर में दूसरा बोरनाडा जोधपुर में दूसरा था और नीमरा अलवर में तीसरा था। और श्रीगंगानगर में चौथा एग्रो फूड पार्क खोला गया। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क रामपुरा कोटा, दूसरा जोधपुर के बोरनाडा में, तीसरा अलवर के नीमराना में और चौथा श्रीगंगानगर में खोला गया था। इसके अलावा
इसके अलावा शुक्ल दशहरा मेला मैसूर का प्रसिद्ध है, कुल्लू का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा किशोर सागर तालाब भी है कोटा में, जिसका निर्माण 2007 ने करवाया था हार्डी रानी के लिए। और किशोर विलास बाग भी है यहाँ पर, किशोर सागर तट के किनारे पर ही है। इसके अलावा छतर विलास बाग भी है कोटा में, इसका निर्माण महाराणा छत्रसाल ने करवाया था। इसके अलावा दर्रा अभ्यारण्य कोटा में बताई दी है मैंने डीपली। इसके अलावा खड़े गणेश जी का मंदिर भी है कोटा में, खड़े गणेश जी का मंदिर भी है कोटा में। अजूबे भी है कोटा की प्रसिद्ध, कोटा की डोरियां साड़ियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिंह पैलेस कोटा में है, सिंह पैलेस, चंद्र महल सिटी पैलेस, सिटी पैलेस या चंद्र महल सिटी पैलेस संग्रहालय कोटा में है। चंद्र सिटी पैलेस कोटा में है, चंद्र महल सिटी पैलेस संग्रहालय भी कोटा में है। कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा दुर्ग का प्रकोटा भूत्य द्वारा निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जो रह गए हैं, कोटा कोटस्थान का विद्रोह, कोटा जिले में यह विद्रोह 15 अक्टूबर स्थान को दादू दयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में किया गया। दोस्तों ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है। कोटा जिले में यह विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल एवं मेहराब खां के नेतृत्व में किया गया था। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में अबिन हरि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और राष्ट्रीयता के जनक द्वारा स्थापित किया गया था। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में अबिन हरि जो कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था, अबिन हरि, और इसके अलावा पंडित नैनूराम शर्मा जो कि कोटा में राष्ट्रीयता के जनक थे, इनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल जिसे बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, जो कि 24 दिसंबर 2009 को टूट गया है। राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल हैंगिंग ब्रिज कोटा में है, जो कि 24 दिसंबर 2009 को टूट गया। राजस्थान का पहला यातायात प्रशिक्षण पार्क 1992 कोटा में खोला गया। राजस्थान में पहली बार 2007 में गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर से बाहर कोटा जिले में मनाया गया। 2007 में गणतंत्र दिवस समारोह पहली बार जयपुर को छोड़कर कोटा में मनाया गया। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा जिले में है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में है। और देश का राजस्थान का पहला जैविक कृषक क्लब कोटा में आयोजित किया गया। देश व राजस्थान का पहला जैविक कृषक क्लब आयोजित किया गया कोटा में। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा जिले में है। देश का राजस्थान का पहला जैविक कृषक क्लब खेला रसूलपुर कोटा जिले में है। पहला जो जैविक कृषक क्लब है वो विकसित किया गया है खेला रसूलपुर कोटा जिले में। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क रामपुर कोटा में स्थित था। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा जिले में स्थित किया गया। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कोटा जिले में स्थित। राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन वाला गांव केतुन कोटा है। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की कृषि मंडी केतुन कोटा है। केतुन कोटा राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की कृषि मंडी केतुन कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला कोटा। इसके अलावा राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला कोटा हो गया। राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा हो गया। पुरुष साक्षरता जयपुर की, महिला कोटा की। मैंने पहले उल्टा बोल दिया दोस्तों कि 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कोटा की और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, जबकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जयपुर की है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कोटा है दोस्तों, शहरी जनसंख्या वाला जिला कोटा है। राजस्थान का प्रथम उर्दू कॉलेज कोटा जिले में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम उर्दू कॉलेज कोटा में स्थापित किया गया। किशोर सागर तालाब कोटा जिले में स्थापित किया गया। किशोर सागर तालाब कोटा जिले में स्थापित किया गया। और तकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा में है। कोटा स्टोन कोटा से प्राप्त होता है। कोटा स्टोन कोटा से प्राप्त होता है। और नापतोल की यंत्र तथा स्टैंड बोर्ड का कारखाना भी कोटा जिले में स्थित है। श्री राम रेंस एंड टायर कार्ड कोटा जिले में स्थापित है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले में स्थित है। दशहरा महोत्सव आश्विन शुक्ला दशमी को कोटा में आयोजित किया जाता है। नेरखा की मीनार कोटा जिले में है। नेरखा की मीनार कोटा जिले में है। झालाजी की हवेली दोस्तों, बड़े देवता की हवेली कोटा जिले में है। अट्ठारह क्रांति के समय कोटा के राजा महाराव राम सिंह द्वितीय था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। इस प्रकार दोस्तों कोटा जिले से संबंधित इतिहास, भूगोल और राजनीति से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके समक्ष आ सकते हैं, करंट भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, वो सारे प्रश्न मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो जिनको ज़रूरत है वास्तव में उन तक पहुँचा देना। और जब तक दोस्तों वापस मिलूँ तब तक आराम से एंजॉय से रहना, इसी में ज़िंदगी निकालना, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। जय हिंद, जय भारत।